हाय व्यूअर्स। आज हम आपके इंग्लिश लिटरेचर के प्रोज सेक्शन का लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। इसको लिखा है एल बासम ने। यहाँ इस चैप्टर में एल बासम इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन के प्रति अपना ओपिनियन व्यक्त करते हैं और ये भी बताते हैं कि जो यहाँ के क्लासिक्स हैं या यहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं वो कैसे आने वाली पीढ़ियों को और प्रेजेंट जनरेशन को इंस्पायर करते हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Ram Mohan Rai had sounded the theme with his passionate advocacy of social reform. Vivekananda repeated it with a more nationalistic timbre when he declared that the highest form of service of the Great Mother was social service. Other great Indians, chief of whom was Mahatma Gandhi, developed the theme of social service as a religious duty, and the development continues under Gandhiji's successors. Ram Mohan Rai had sounded the theme with his passionate advocacy of social reform. राम मोहन राय ने समाज सेवा या समाज सुधार के काम को अपने भावनात्मक वकालत के साथ उसका शंखनाद किया, यूं कह लीजिए बिगिनिंग किया। जो समाज सुधार का काम था, इसकी शुरुआत राम मोहन राय ने अपने भावनात्मक वकालत के साथ इसकी शुरुआत की। विवेकानंद रिपीटेड इट विद अ मोर नेशनलिस्टिक टिम्बर। फिर विवेकानंद जी ने इसको दोहराया अधिक राष्ट्रीयता की भावना के साथ। उन्होंने इसमें राष्ट्रीयता की भावना भी जोड़ दी। When he declared that the highest form of service of the great mother was social service, जब उन्होंने ये घोषणा कर दिया कि महान मातृभूमि या देश की सेवा का जो सबसे बड़ा रूप है वो है समाज सेवा, तो इस तरह से उन्होंने इसमें राष्ट्रीयता की भावना डाल दी। अदर ग्रेट इंडियंस, चीफ ऑफ हुम वाज महात्मा गांधी। दूसरे महान भारतीय जिनके मुखिया महात्मा गांधी थे, डेवलप द थीम ऑफ सोशल सर्विस एज अ रिलीजियस ड्यूटी। फिर गांधी जी जिनके मुखिया थे, उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने इस समाज सुधार के काम को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में प्रचलित किया। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज अंडर गांधी जी सक्सेसर्स। और फिर गांधी जी के जो उत्तराधिकारी थे, उनका लीजिए उनके बाद आने वाले जो लोग थे, उनकी देख रेख में ये सुधार का समाज सुधार का काम जो है वो चल रहा है। महात्मा गांधी was looked on by many, both Indian and European, as the epitome of Hindu tradition. गांधी जी को भारतीय और यूरोपीय दोनों के द्वारा हिंदू सभ्यता का एक प्रतीक माना जाता है, एक सिंबल माना जाता है। बट दिस इज अ फॉल्स जजमेंट। लेकिन ये गलत जजमेंट है, गलत निर्णय है। क्यों? फॉर ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज, क्योंकि वो अधिक रूप से पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे। गांधी जी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशियंट कल्चर। गांधी जी अपने प्राचीन संस्कृति के जो मौलिक बिंदु हैं या मौलिक तथ्य हैं, उनमें विश्वास करते थे। बट हिज पैशनेट एडवोकेसी, सॉरी, पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग एंड हिज एंटीपैथी टू caste, though not unprecedented in ancient India, were unorthodox in the extreme। लेकिन जो उनका दबे कुचले लोगों के लिए अगाध प्रेम था, एंड हिज एंटीपैथी, और जो उनका जातिवाद के प्रति ये जो घृणा थी, जो नफरत थी, दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशियंट इंडिया, हालांकि ये बात भारत में, प्राचीन भारत में नहीं थी, वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम में या गहराई में अरूढ़िवादी थे। एंड ओड मोर टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरिज्म देन टू एनीथिंग इंडियन, और ये अधिक रूप से 19वीं सदी के यूरोपीय उदारतावादी या समानतावादी भावना से प्रभावित थे, अपेक्षाकृत किसी भारतीय के। His faith in non-violence was, as we have seen,
बाय नो मीन्स टाइपिकल ऑफ हिंदुइज्म। जो उनका अहिंसा में विश्वास था, जैसा कि हम देख ही चुके हैं, किसी भी तरह से हिंदुइज्म का प्रतीक नहीं था या हिंदुइज्म को नहीं दर्शाता था। हिज प्रेडेसर इन रिवोल्ट, जो क्रांति में, यूं कह लीजिए आज़ादी के संघर्ष में, जो उनके पहले के लोग थे, दाइबर मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक, समर्थवान मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक, एंड गांधी जी इम्पेशेंट लिeutenant lieutenant अकबर सॉरी सुभाष चंद्र बोस वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रिस्पेक्ट। तो जो इनके पहले के संघर्ष में जुटे हुए बाल गंगाधर तिलक थे या गांधी जी के जो अधैर्यवान सहयोगी सुभाष चंद्र बोस थे, वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रिस्पेक्ट, इस मामले में कुछ ज़्यादा ही रूढ़िवादी थे। फॉर गांधी पेसिफिज्म वी मस्ट लुक टू द सर्मन ऑन द माउंट एंड टू टॉल्स्टॉय। गांधी जी के उदारतावाद के जो शांति में उनकी रुचि थी, उस शांतिवाद के लिए हमें सर्मन ऑन द माउंट और टॉल्स्टॉय को देखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। ये किताब है, सॉरी दो किताबें हैं, एक सर्मन ऑन द माउंट और दूसरा है टॉल्स्टॉय। हिज चैंपियनिंग of women's right is also the result of western influence। जो उनकी नेतृत्वता है स्त्रियों के अधिकार के प्रति, वो भी जैसा कि जानते हैं हम कि पश्चिमी सभ्यता का ही प्रभाव है। इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट ही वॉज ऑलवेज रादर एन इनोवेटर देन अ कंजर्वेटिव। उनके अपने सामाजिक संदर्भ में वो हमेशा से एक सुधारवादी रहे हैं अपेक्षाकृत परंपरावादी के। तो some of his colleagues thought his program of limited social reform too slow। यद्यपि उनके कुछ जो सहयोगी थे वो ये सोचते थे कि जो उनका सीमित समाज सुधार का कार्यक्रम वो बहुत धीमा है, इसके बावजूद भी he succeeded in shifting the whole emphasis of Hindu thought towards a popular and equalitarian social order in place of hierarchy of class and caste। इसके बावजूद भी वो संपूर्ण जो हिंदू विचारधारा थी, जिसमें जाति और धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, उसके जगह पे एक समानतावादी और लोकप्रिय विचारधारा या सामाजिक क्रम के प्रति धकेलने में, यूँ कह लीजिए कि एक दिशा निर्धारण में वो सफल रहे। फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मेनी लेस वेल नोन 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स, कम प्रचलित 19वीं सदी के समाज सुधारकों के कार्यों का अनुसरण करके गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उनके दूसरे सहयोगी थे, वो सब मिल करके हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन एंड न्यू लाइफ टू हिंदू कल्चर। वो भारतीय जो संस्कृति और जीवन है उसको एक नई दिशा देने में समर्थ हुए हैं। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन, शताब्दियों की नागरिकता के बाद। Today, there are few Indians, whatever their creed, who don't look back with pride on their ancient culture। आज भले कुछ कम भारतीय हों, जो चाहे जो भी उनकी जाति हो, who don't look back with pride on their ancient culture, जो अपने प्राचीन संस्कृति के प्रति गर्व से ना देखते हों। कहने मतलब है कि बहुत कम ऐसे भारतीय होंगे जो अपने पुराने भारतीय संस्कृति के प्रति गर्व से ना देखते हों। And there are few intelligent Indians who are not willing to sacrifice some of its effete elements so that India may develop and progress। और कुछ ही ऐसे बुद्धिजीवी होंगे जो अपने कुछ तुच्छ तत्वों को बलिदान करने के लिए तत्पर नहीं होंगे, जिससे कि भारत
विकास कर सके, तरक्की कर सके। Politically and economically, India faces many problems of great difficulty. राजनैतिक और आर्थिक रूप से भारत बहुत से कठिनाइयों और समस्याओं को झेलता रहा है। एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर विद एनी सर्टेनिटी, और कोई भी उसके भविष्य के बारे में बड़ी कोई किसी निश्चितता के साथ कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है या कुछ कह नहीं सकता है। बट इट इज़ सेफ टू प्रिडिक्ट, लेकिन इतना कहना तो सुरक्षित है कि व्हाट एवर द फ्यूचर में बी, कि भविष्य कैसा भी होगा भारत का, द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशंस विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियन, कि जो आने वाली पीढ़ी के भारतीय होंगे, वो अनकन्विंसिंग नहीं होंगे, अविश्वासी नहीं होंगे, और जानबूझ करके यूरोपियों की नकल करने वाले नहीं होंगे, बल्कि विल बी मैन रूटेड विद इन दियर ट्रेडिशन, बल्कि अपनी परंपरा से जुड़े हुए लोग होंगे। अनअवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, और अपने संस्कृति की निरंतरता को जानेंगे या उससे अनभिज्ञ नहीं होंगे, जानकार होंगे उससे। Already after only 7 years of independence, the extremes of national self-denigration and fanatical cultural chauvinism are disappearing. आज़ादी के केवल 7 साल बाद से ही ये देखा जा चुका है कि पहले से ही जो एक राष्ट्रीयता के आधार पर, हाँ, तो राष्ट्रीय स्तर पे जो खुद की ही निंदा करने की भावना, या बहुत अधिक रूप से जो सांस्कृतिक हर धर्मिता थी या जो कट्टरपंथी थी, वो अब समाप्त हो रही है। वी बिलीव दैट हिंदू सिविलाइजेशन इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टिक्यूलर फीस्ट ऑफ सिंथेसिस। हम ऐसा विश्वास करते हैं जो भारतीय जो हिंदू सभ्यता है, वो अपनी सबसे प्रभावशाली या अपने सबसे अधिक समर्थवान संश्लेषण के कार्य को करने के लिए प्रवृत्त है। इन द पास्ट इट हैज रिसीव्ड, अतीत काल में इसने स्वीकार किया, अडॉप्टेड अपनाया, और अपने में ही बहुत से संस्कृतियों के तत्वों को समा लिया। कौन कौन सी संस्कृतियाँ? जैसे इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियन, ईरानियन, ग्रीक, रोमन, सीथियन, तुर्किश, पर्शियन और अरब, इन सभी देशों की संस्कृतियों को इसने स्वीकार किया, अपनाया उसको, और अपने आप में ही समाहित कर लिया। विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस इट हैज समवॉट चेंज, और प्रत्येक नए प्रभाव के साथ ये थोड़ा सा बदला। नाउ इट इज़ वेल ऑन द वे टू एसिमुलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट, और आज ये पश्चिमी सभ्यता को अपनाने के रास्ते पे पूरी तरह से चल रहा है। हिंदू सिविलाइजेशन बिल वी बिलीव रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, लेकिन ऐसा हम मानते हैं कि जो भारतीय सभ्यता है वो अपने निरंतरता को बनाए रखेगा। द भगवत गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन, भगवत गीता कर्मठ लोगों को, कर्म प्रधान लोगों को प्रेरित करने से नहीं रुकेगा। एंड द उपनिषद मैन ऑफ थॉट, और विचारवान लोगों के को उपनिषद मतलब उपनिषद जो है, जो विचारवान लोग हैं उनको प्रेरित करने से नहीं रुकेगा। द चार्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू, जो भारतीय जीवन शैली का एक आकर्षण है, जो उसकी भव्यता है, वो चलती रहेगी। हाउएवर मच अफेक्टेड में बी बाय द लेबर सेविंग डिवाइसेज ऑफ द वेस्ट, भले ही ये पश्चिमी सभ्यता के काम चोरी की नीतियों से प्रभावित हो सकता है। पीपल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ द महाभारत एंड द रामायण, लोग आज भी महाभारत और रामायण के नायकों की कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे। एंड ऑफ द लव ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, और दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम को। एंड पूर्वा एंड उर्वशी, पूर्वा और उर्वशी के कहानियों को।
The quiet and gentle happiness which has at all times pervaded Indian life, where oppression, disease, and poverty have not overclouded it, will surely not vanish before the more hectic ways of the West. एक शांत है और जो सजनतापूर्ण खुशहाली है, जिसने हर समय में भारतीय जीवन को संजो के रखा है या उसको पल्लवित किया है, उस स्थान पे जहाँ पर विरोध, बीमारी, भूखमरी ये सब इसको ढक नहीं पाए हैं। और ये निश्चित रूप से बहुत उत्तेजनापूर्ण या बहुत उत्तेजित करने वाले जो पश्चिमी सभ्यता के तौर तरीके उनके सामने भी ये नष्ट नहीं होगा। Much that was useless in ancient Indian culture has already perished. प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो कुछ बेकार चीज़ें थी वो पहले से ही नष्ट हो गई हैं। द extravagant and barbarous hecatombs of the Vedic age have long since been forgotten. जो बहुत अधिक खर्चीले और बर्बरतापूर्ण जो वैदिक युग के जो बलि प्रथाएं थी वो बहुत पहले ही भूली जा चुकी हैं। दो एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूज इन सम सेट्स, हालांकि जो कुछ जातियों में बलि जानवरों की बलि प्रथा आज भी चल रही है। विडोज हैव लॉन्ग सी टू बी बर्न्ट ऑन दियर हस्बैंड्स फायर्स, विधवाओं को बहुत पहले ही उनके पति के चिता पर जलाना बंद कर दिया गया है। गर्ल्स मे नॉट बाय लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड, स्त्रियों को कानूनी तौर पे बचपन में उनका विवाह नहीं किया जा सकता। इन बसेस and trains all over India, Brahmins rub shoulders with the lowest castes without consciousness of grave pollution. ब्राह्मण आज बसों में बिना किसी बसों और ट्रेनों में बिना कि पूरे भारत में बसों ट्रेनों में बिना किसी भयानक प्रदूषण के संक्रमण के भेदभाव के नीची जाति के साथ कंधे से कंधा रगड़ के चलते हैं। एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाई लॉ, और सभी लोगों के लिए कानूनी तौर पे मंदिर खुले हुए हैं। कास्ट इज बेनिसिंग, जातिवाद नष्ट हो रही है। द प्रोसेस बिगन लॉन्ग एगो, ये प्रक्रिया बहुत पहले ही चालू हो गई थी, बट इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड, लेकिन आज इसकी गति इतनी तेज है कि मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स ऑफ कास्ट मे हैव डिसअपियर्ड विद इन जनरेशन आल्सो, कि अधिक रूप से जो विरोध पैदा करने वाली चीज़ें थी जातिवाद की, वो एक या दो ही पीढ़ी में खत्म हो जाएंगी। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडॉप्टिंग सेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशन, जो पुरानी पारिवारिक व्यवस्था थी आज वो नए पारिवारिक व्यवस्था को अपना रही है। इनफैक्ट द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग, वास्तव में भारत का पूरा चेहरा बदल रहा है। बट द कल्चरल इन ट्रेडिशन कंटिन्यूज एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, लेकिन जो उसका सांस्कृतिक परंपरा है वो जारी रहेगा और कभी नष्ट नहीं होगा। तो इस तरह से आपका चैप्टर फिनिश हुआ, और मैं पर्सनली आपको बताना चाहूँगा कि ए एल बासम इनके किसी भी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, और मैं जो भी इन्होंने लिखा इसको पूरी तरह झूठ मानता हूँ। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे जन्म के पहले ये मर गए थे, ऑनलाइन से मिलकर मैं डिस्कस करता कि भैया आपने कौन सा भारत देखा है। खैर ये चैप्टर है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप करेंगे। थैंक यू।